नमस्ते सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम मनीषा है और आप मेरे साथ हैं स्टडी विद मनीषा मैम प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर मैं सभी बच्चों को एसएसटी एनसीईआरटी की तैयारी कराती हूँ। इसमें 6 से लेकर 10th क्लास तक की सभी एनसीईआरटी पुस्तकों के बारे में आपको रिवाइज कराया जाता है और महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी बच्चों के और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हमारे साथ में चल रहे हैं, तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। स्कूल के साथ साथ ये उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी जो बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। आज मैं लेकर आई हूँ 9th क्लास का पार्ट 2, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। परीक्षा की दृष्टि से यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और बच्चों को इस चैप्टर में बहुत मुश्किलें भी आती हैं, क्योंकि ये चैप्टर जितना पहला चैप्टर है आपका फ्रांसीसी क्रांति उतना आसान तो नहीं है, पर आप मेरे साथ इसे आसान बना सकते हैं। चलिए इसके प्रश्नों को एक एक करके लेते हैं और मैं आपको एक एक करके आपके सारे डाउट्स क्लियर कराती जाऊंगी और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से आसान शब्दों में आपको समझा पाऊंगी। ठीक है, तो चलिए लेते हैं प्रश्न 1। रूस में 1905 की क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो रूस में 1905 की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत ब्लडी संडे से शुरू हुई थी, क्योंकि जिस दिन ये क्रांति हुई थी उस दिन संडे का दिन था और उस दिन क्रांति की वजह से बहुत ज़्यादा खून खराबा सड़कों पर बहा। इसी वजह से इसे ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ब्लडी संडे, क्योंकि उसी दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली भी चलाई गई थी, तो इसी वजह से इसका नाम ब्लडी संडे पड़ गया। अगला प्रश्न है, समाजवाद की विचारधारा किसके विरोध में थी? तो समाजवाद और पूंजीवाद दो अलग अलग विचारधाराएं थी। जो समाजवाद था वो पूंजीवाद का विरोध करता है और जो पूंजीवाद है वो समाजवाद का विरोध करता है। तो समाजवादी विचारधारा पूंजीवाद का विरोध करती है। समाजवादी जो विचारधारा है मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि समाजवादी विचारधारा समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार दिए जाने की बात करती है, जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यापार पर अधिक महत्व दिया जाता है और वहाँ पर व्यक्ति की निजी संपत्ति पर ज़्यादा फोकस होता है, यानी कि जो श्रेष्ठ होगा वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन समाजवाद सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। तो दोनों ही विचारधाराएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। चलिए अगला प्रश्न है, 1917 की अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 1917 की अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। अक्टूबर की जो क्रांति थी 1917 में हुई थी, इसका जो नेतृत्व था वो व्लादिमीर लेनिन ने किया था। जो वो रूस की क्रांति है वो दो पार्ट्स में हुई थी। एक पार्ट में फ्रांस की जो फरवरी में हुई थी एक क्रांति, और दूसरी क्रांति फिर अक्टूबर में हुई थी। तो इसलिए इसको इस तरह से हम पढ़ते हैं कि रूस के इतिहास में दो बार क्रांति हुई, एक बार फरवरी में हुई थी और एक बार हुई थी अक्टूबर की क्रांति। चलिए अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु के बाद किसने सत्ता संभाली? तो लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन ने रूस की सत्ता संभाली और वो सत्ता में आए। इनका पूरा नाम था जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन। अगला प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति के समय रूसी सेना की स्थिति कैसी थी? तो अक्टूबर क्रांति के समय रूसी सेना की स्थिति बहुत ही कमज़ोर और हितोत्साहित थी, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध की वजह से सेना बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, थक चुकी थी, जिसकी वजह से उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। चलिए अगला प्रश्न है, 1917 की फरवरी क्रांति के बाद रूस में किस प्रकार की सरकार बनी? तो रूस में अस्थायी सरकार बनी। जार निकोलस के त्याग पत्र के बाद रूस में अस्थायी सरकार बनी, यानी कि जब फरवरी क्रांति हो रही थी उस समय वहाँ पर जार निकोलस का शासन था, जिसको हटाकर वहाँ पर अस्थायी सरकार बनाई गई। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद किस विचारधारा पर आधारित है? तो मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है। वर्ग संघर्ष का इतिहास क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि वर्ग संघर्ष के इतिहास में जो मार्क्स हैं वो कहते हैं कि समाज हमेशा से दो वर्गों में बटा रहा है। जैसे प्राचीन समय में किसान और जमींदार,
बाद में श्रमिक और मालिक। इस तरह से जो समाज है वो हमेशा ही दो वर्गों में बटा रहता है, जिसमें एक वर्ग शोषण करता है और एक वर्ग शोषित होता है, एक जिसका शोषण किया जाता है और एक जो शोषण करता है। तो इस तरह से मार्क्सवादी विचारधारा वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित थी। अगला प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी गया है, कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व अक्टूबर क्रांति के समय कौन कर रहा था? तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेतृत्व है वो लेनिन कर रहे थे। अगला प्रश्न है, लेनिन किस राजनीतिक सिद्धांत को मानते थे? तो लेनिन मार्क्सवाद को मानते थे और मार्क्सवाद के समर्थक थे। उन्होंने ही रूस में इसे लागू भी किया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार 1911 में मनाया गया था। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद है, अक्टूबर क्रांति के समय रूसी सेना की स्थिति कैसी थी? ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं और इस प्रश्न को उनका उत्तर है कमजोर और हितोत्साहित। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सोवियत संघ की स्थापना 1922 में हुई थी। रूसी क्रांति के बाद 1922 में। सोवियत संघ को यूएसएसआर भी कहा जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुई? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में प्रकाशित हुई और ये मार्क्स और एंजल्स की एक पुस्तक थी जिसको का नाम उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रखा था और इसमें उन्होंने मजदूर वर्गों को काफ़ी सारे उपदेश दिए थे। 1917 में अस्थायी सरकार का प्रमुख कौन था? 1917 में अस्थायी सरकार का प्रमुख कौन था? तो अस्थायी सरकार का जो प्रमुख था वो थे अलेक्जेंडर केरेंस्की। इसका उत्तर होगा बी, अलेक्जेंडर केरेंस्की। ये क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मोनशेविकों का दृष्टिकोण कैसा था? ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मोनशेविकों का दृष्टिकोण सुधारवादी था। कैसा था? सुधारवादी दृष्टिकोण था। मोनशेविक समाजवादी थे लेकिन वे शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से बदलाव चाहते थे, जबकि जो बोल्शेविक थे वो क्रांतिकारी तरीके से बदलाव चाहते थे। अगला प्रश्न है, जार निकोलस द्वितीय किस देश का शासक था? तो इसका उत्तर सभी बच्चे जानते ही होंगे। जार निकोलस द्वितीय फ्रांस का अंतिम सम्राट था। अगला प्रश्न है, लेनिन के बाद सोवियत संघ का नेता कौन बना? तो लेनिन के बाद सोवियत संघ का नेता स्टालिन बना। लेनिन की मृत्यु के बाद रूस की जो सत्ता थी वो स्टालिन के हाथों में आ गई थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, रूसी क्रांति के समय रूस में कौन सा सामाजिक वर्ग सबसे अधिक था? तो रूसी समाज में सबसे बड़ी संख्या किसानों की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रूसी क्रांति के बाद किस पार्टी की सरकार बनी? तो रूसी क्रांति के बाद रूस में जार निकोलस द्वितीय को हटाकर उनकी जगह बोल्शेविक पार्टी की सरकार बनी। अगला प्रश्न है, ब्लडी संडे घटना किस शहर में हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी बच्चे इसे जानते भी होंगे। ब्लडी संडे जो 5 फरवरी को घटना घटी थी उसको वो कहाँ पर घटी थी? तो वो पीटर्सबर्ग में। कहाँ पर हुई थी? पीटर्सबर्ग में ब्लडी संडे के नाम से घटना घटित हुई क्योंकि उस दिन संडे था और प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई जिससे काफ़ी खून खराबा हो गया और उसे ही ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। बोल्शेविकों का मुख्य नारा क्या था? तो बोल्शेविकों का मुख्य नारा था शांति, भूमि और रोटी, जो आम लोगों को आकर्षित करता था। जो बोल्शेविक पार्टी थी उन्होंने अपना एक ऐसा नारा बनाया था जो कि सभी को अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे। तो उनका नारा था शांति, भूमि और रोटी। मार्क्सवाद के अनुसार किस वर्ग को सत्ता मिलनी चाहिए? तो मार्क्सवाद कहता है कि श्रमिक वर्ग को सत्ता मिलनी चाहिए। समाजवादी समाज की कल्पना किसने करी? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समाजवादी समाज की स्थापना मार्क्स और एंजल्स ने की थी। मार्क्स और एंजल्स ने समाजवादी समाज की कल्पना की थी।
अगला प्रश्न है डूमा क्या थी। तो ये स्कूल के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। डूमा क्या थी। तो डूमा रूसी संसद का नाम था। डूमा रूस की संसद थी जिसकी स्थापना 1905 में क्रांति के बाद हुई थी। जर्मन समाजवादी विचारक फ्रेडरिक एंजल्स ने किसके साथ मिलकर काम किया। तो उन्होंने मार्क्स के साथ मिलकर काम किया और उनकी दोनों के साथ में एक पुस्तक लिखी उन्होंने जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अगला प्रश्न है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का उद्देश्य क्या था। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का जो उद्देश्य था वो था समाजवाद का प्रचार प्रसार करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार करना। जार निकोलस द्वितीय की हत्या कब की गई। तो जार निकोलस द्वितीय की हत्या 1918 में कर दी गई। उसके बाद अगला प्रश्न है सोवियत शब्द का क्या अर्थ है। तो सोवियत का मतलब होता है श्रमिकों और किसानों की परिषद। सोवियत जो रूस था उसको सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता है। तो उसका नाम, उस नाम का क्या मतलब था, श्रमिकों और किसानों की परिषद। स्टालिन ने कौन सी योजना लागू की थी। तो स्टालिन ने पंचवर्षीय योजना लागू की थी। अगला प्रश्न डूमा की स्थापना किस क्रांति के बाद हुई थी। तो डूमा की स्थापना 1905 की क्रांति के बाद जार निकोलस द्वितीय ने डूमा की स्थापना की। फरवरी क्रांति के समय रूस की राजधानी क्या थी। तो फरवरी क्रांति के समय रूस की राजधानी पेट्रोग्राड थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेनिन का असली नाम क्या था। लेनिन का असली नाम व्लादिमीर इलियच उल्यानोव था। जार निकोलस ने 1905 की क्रांति के बाद क्या वादा किया। संविधान और डूमा की स्थापना करने का उन्होंने वादा किया था। रूस ने सर्वप्रथम विश्व युद्ध से कब अपने आप को बाहर निकालने का निर्णय किया। तो रूस ने अपने आप को बाहर निकालने का निर्णय 1918 में ले लिया था। और एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किसने शुरू की थी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टालिन ने शुरू की थी, लेनिन ने। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर्थिक सुधार के रूप में न्यू इकोनॉमिक डेवलप पॉलिसी जो थी वो लेनिन ने स्टार्ट की थी। अगला प्रश्न है जार निकोलस द्वितीय किस वंश से संबंधित थे। तो जार निकोलस द्वितीय रोमानोव वंश से संबंधित थे। रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। रूसी क्रांति की शुरुआत 1917 में फरवरी में हुई और फिर अक्टूबर में हुई, जिन्हें रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। रूस में पहला मजदूर आंदोलन कब हुआ। तो पहला मजदूर आंदोलन 1905 में हुआ था। इसका उत्तर बी सही होगा। स्टालिन के शासन को क्या कहा जाता है। स्टालिन के शासन को तानाशाही के रूप में देखा जाता है। तो तानाशाह का युग स्टालिन के शासन को कहा जाता है। रूसी क्रांति के बाद महिलाओं को क्या अधिकार मिला। तो रूसी क्रांति के बाद महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, मतदान का अधिकार और संपत्ति, ये सभी अधिकार दिए गए। पीस लैंड एंड ब्रांड का नारा किसने दिया। तो इसका सही उत्तर है लेनिन ने ये नारा दिया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, 1917 की अक्टूबर क्रांति में किस भवन पर हमला किया गया। तो अक्टूबर की क्रांति में विंटर पैलेस पर हमला किया गया। बोल्शेविकों ने विंटर पैलेस पर कब्जा करके अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंका। लेनिन ने किस देश में निर्वासन के बाद रहे। लेनिन निर्वासन के बाद स्विट्जरलैंड में रहे। सी उत्तर सही होगा इसका। अगला प्रश्न, अक्टूबर क्रांति के बाद रूस का नाम क्या रखा गया। तो अक्टूबर क्रांति के बाद रूस का नाम सोवियत संघ रख दिया गया। लेनिन की विचारधारा को क्या कहा जाता है। लेनिन की विचारधारा को लेनिनवाद के नाम से जाना जाता है। परीक्षा की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, समाजवादी विचारधारा का जनक किसे माना जाता है। तो समाजवादी विचारधारा का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। रूसी क्रांति को प्रभावित करने वाला प्रमुख युद्ध कौन सा था। तो प्रथम विश्व युद्ध ने रूसी क्रांति को प्रभावित किया। रूस में बोल्शेविक किसे कहते थे। तो रूस में बोल्शेविक एक क्रांतिकारी समाजवादी गुट था जिसने अक्टूबर क्रांति में सत्ता प्राप्त की थी। लेनिन की पार्टी का नाम क्या था। लेनिन की पार्टी का नाम बोल्शेविक पार्टी था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना
1919 में की गई। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवाद का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता लाना था। दास कैपिटल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? तो दास कैपिटल नामक प्रसिद्ध पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। लेनिन की वापसी किस योजना के तहत हुई? तो लेनिन की वापसी स्विस योजना के तहत हुई। जर्मनी ने लेनिन को रूस भेजा ताकि वह रूस को युद्ध से बाहर कर सके। तो जर्मन योजना के तहत, स्विस ने जर्मन योजना के तहत। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और सभी बच्चे इन प्रश्नों को 2-3 बार यदि दोहरा लेंगे तो वो आने वाली सभी परीक्षाओं में आसानी से उत्तर दे सकते हैं और वैसे भी उनका ये चैप्टर पूरा आराम से रिवाइज हो जाएगा। तो कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।